अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और जैसा कि आपको पता है कि हम रेड स्पॉट बायोलॉजी का टॉपिक 1A जो कि सेलुलर ऑर्गेनल से रिलेटेड है वो हम डिस्कस कर रहे थे। 2 वीडियोस मैं इस पर बना चुका हूं जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं कवर कर चुका हूं। ये थर्ड वीडियो है, इसकी लास्ट वीडियो है इस टॉपिक की। इसके अंदर ये टॉपिक जो है ये ख़त्म हो जाएगा। 37 क्वेश्चन तक हम जो है बात कर चुके हैं। ये 38 क्वेश्चन है। इसको मैंने समझने की काफ़ी कोशिश की लेकिन ये स्टिल मुझे समझ नहीं आया कि इसमें किस तरह से जो है इसे सॉल्व करना है, क्या पूछा जा रहा है। ऑल्दो ये आपके लेवल पर है भी नहीं, बट स्टिल अगर किसी को इसका सोल्यूशन पता है तो मुझे ज़रूर बताएं। मुझे ये समझ नहीं आया तो आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन। तो हम 38 के बाद 39 के ऊपर चलते हैं। 39 क्वेश्चन है कि व्हाट आइडेंटिफाइज अ सेल एज अ प्रोकैरियोट। तो आपको पता है प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल जो है एक ऐसा सेल होता है जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। थर्ड पॉइंट ये होता है कि उसके राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होता। फोर्थ पॉइंट ये होता है कि उनका जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। हमारे क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और प्रोटीन मिले हुए होते हैं, इनके क्रोमोसोम्स के अंदर खाली डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो द डीएनए इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा एज अ प्रोकैरियोट क्योंकि ये किसका फीचर है, ये यूकैरियोट का फीचर है। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट है कि डीएनए जो होता है वो इन सर्कुलर फॉर्म में होता है, यानी इस तरह का डीएनए होता है, सर्कल बना हुआ होता है। दिस इज़ अ ट्रू पॉइंट। डीएनए जो है वो प्रोकैरियोट्स के सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है। हमारी तरह जो डीएनए हमारा इस तरह का होता है, डबल हीलिक्स फॉर्म के अंदर, डुप्लेक्स की फॉर्म के अंदर, इनका डीएनए इस तरह की फॉर्म में नहीं बल्कि सर्कुलर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है। द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ अ डबल स्पाइरल, ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का नहीं है। ना तो डीएनए इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन सिस्टम, अगर डीएनए को आप मेम्ब्रेन सिस्टम से सराउंड कर दें तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियस। मैंने पहले बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ये भी फीचर है किसका, यूकैरियोटिक का। तो ये वो पॉइंट है, बी जो है ये वो पॉइंट है जो प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करता है या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नाउ द टेबल गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ 4 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ सेल। ठीक है, 4 हमारे पास मेम्ब्रेनस सेल की डिस्क्रिप्शन है स्ट्रक्चर और फंक्शन से रिलेटेड। आपने ये पता लगाना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, यानी कौन सा जो है फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है वो सही जगह पर रखे गए। अच्छा भैया, अब इसके अगर आप ऑप्शन देखें तो पहले नंबर के ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है वो है पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, लेकिन उनको मॉडिफाई करके पैक करने की जिम्मेदारी होती है गोल्जी की। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके सामने स्ट्रक्चर देखते हैं किसका डिफाइन किया हुआ है। एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अराउंड 2 मेम्ब्रेन्स हैं और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली फोल्डेड है। ये जो स्ट्रक्चर बता रहे हैं ये गोल्जी का नहीं है, गोल्जी के अराउंड सिंगल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन वाला वो स्ट्रक्चर है कि जिसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट आंसर है। सेकेंड फंक्शन जो दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन, देखें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इसका फंक्शन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन स्ट्रक्चर यहाँ दिया है। इसके सामने कौन सा स्ट्रक्चर दिया है, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब एंड सैक, ईच ट्यूब एंड सैक सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। मोस्ट लाइकली ये दिया हुआ है इन्होंने स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर ये रफ होगा तो सॉरी हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और फंक्शन दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है। थर्ड की अगर हम बात करें ऑटोफेगी। अभी जो ऑटोफेगी है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो खुदकुशी कर लेता है या अपने आप को खुद ही मार लेता है एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। वो मिस्टेक क्या होती है, सेल के अंदर एक अदद बैग होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम। इस लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इनमें एबिलिटी होती है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड को काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब अगर लाइसोसोम की मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए किसी वजह से तो ये एंजाइम बाहर आ जाते हैं और सेल को ख़त्म कर देते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है ऑटोफेगी। ठीक है, तो ऑटोफेगी इज रिलेटेड टू लाइसोसोम। अच्छा, क्या दिए हुए डिस्क्रिप्शन क्या दी हुई है, एक ऐसा ऑर्गेनल है बाउंड बाय 1 मेम्ब्रेन, ठीक है, कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, बिल्कुल सही है। इसके अराउंड 1 मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैचिंग दी हुई है स्ट्रक्चर और फंक्शन की। लास्ट वन जो है वो है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस काम होता है आपके एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखिए, प्रोटीन बनाना काम होता है रफ का, लेकिन लिपिड बनाना काम होता है SER का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो इसका स्ट्रक्चर भी इसी की तरह से होता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये इसका होगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ इन्होंने, अ सैक ऑफ इलोंगेटेड कर्व्ड सैक, इलोंगेटेड कर्व्ड सैक, ईच सैक सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। देखिए ये मिलता जुलता लग रहा है, ये और ये मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन ये जो कर्व्ड का वर्ड इन्होंने यूज़ किया है इससे हमें पता लगता है कि ये कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं।
अगर आपने सेल के अंदर देखा हो तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और काम जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिया हुआ है। अगर इसको मैं उठा के रख दूं पहले पे तो ये सही हो जाएगा, यानी पैकिंग ऑफ प्रोटीन्स, और इसको अगर मैं मिला दूं तो ये करेक्ट हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन और इसको अगर मैं मिला दूं तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑटोफेगी और ये तो सही दिया हुआ है, और इसको अगर मैं मिला दूं इसके साथ तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो आंसर है वो है सी। मैंने आपको सारे बता दिए कि कैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन आप मैच कर सकते हैं। ओके, अ लाइसोसोम मेजर्स 0.4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नाउ व्हाट इज द डायमीटर इन नैनोमीटर? अब ये फिजिक्स के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो है वो ये भी बायो में भी पूछेंगे। तो भाई देखें, अगर आपको पता हो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर का तो बहुत आसान सा सवाल है ये। अगर मैं कहूँ 0.4 मिलीमीटर, ठीक है, तो जब मैं इस मिली को हटाऊंगा तो मैं लगाऊंगा एक्सपोनेंट -3, ठीक है, एक्सपोनेंट -3 मीटर। अगर मैं कहूँ 0.4 माइक्रोमीटर तो मैं लगाऊंगा 0.4 के आगे एक्सपोनेंट -6, ठीक है। और अगर मैं कहूँ 0.4 नैनोमीटर तो इसका मतलब, नैनो का मतलब होता है एक्सपोनेंट -9, ठीक है, एक्सपोनेंट -9। तो ये तो मैंने आपको मतलब बता दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है कि एक चीज़ माइक्रोमीटर के अंदर है, आपको इसे कन्वर्ट करना है नैनोमीटर के अंदर। अब आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में पता नहीं कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि जो डेसिमल है जब ये मूव करता है राइट साइड पे तो आप माइनस ऐड करते हैं, ठीक है, -1। एक और मूव करेगा तो फिर -1 ऐड करेंगे, एक और मूव करेगा राइट साइड पे तो -1 ऐड करेंगे, और जब ये लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो आप ऐड करते हैं +1, ठीक है। यहाँ तक की दास्तान समझ आ गई। अब जरा इसे देख लेते हैं। अच्छा भाई, हमारे पास है 0.4 माइक्रोमीटर, ठीक है, माइक्रो का मतलब है एक्सपोनेंट -6। अब मुझे जाना है किसमें? नैनोमीटर में। नैनोमीटर का मतलब होता है एक्सपोनेंट -9। इसका मतलब मुझे 3 क्या ऐड करने? -1। तो -1 ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा? इस डेसिमल को राइट साइड पे लेके जाऊंगा। तो जब ये 0.4 से डेसिमल यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -7। जब ये डेसिमल एक और आगे आएगा तो ये हो जाएगा -8, और जब ये डेसिमल एक और आगे आएगा तो ये हो जाएगा -9। तो 0.4 से जब ये डेसिमल यहाँ आया तो ये हो गया 4। जब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आया तो एक 0 लग गया इसके आगे। जब ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आया तो एक और 0 लग गया इसके आगे, ठीक है। तो जो डेसिमल यहाँ था मैं उसे 1, 2 और 3 डिजिट आगे ले आया हूँ राइट साइड पे। तो मैंने -1 और -1 3 बार -1 ऐड किया, जिसकी वजह से -6 कन्वर्ट हो गया -9 के अंदर। अगर आपसे वो पूछें कि भाई हमारे पास ये माइक्रोमीटर में है और हम उसे ले जाना चाहते हैं मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर का मतलब होगा -3। -3 के लिए आपको इस -6 में +1 और +1 3 बार ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? इस डेसिमल को उठा के लेके जाएंगे पीछे। तो 1, 2 और 3, तो ये कुछ हो जाएगा 0.0004 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से उठा के लेके गए आप 1, 2, हाँ 3, ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइक्रोमीटर, मिलीमीटर और नैनोमीटर होता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अभी मैं पीछे बताकर आया था स्मूथ का फंक्शन क्या होता है। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, कहाँ गया? एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज का या फूड का ब्रेक होना टू प्रोड्यूस एनर्जी, और अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो ये एरोबिक कहलाता है। ये काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अभी जो हम पीछे स्ट्रक्चर देख कर आए थे जिसके फटने से सेल की मौत हो जाती है, लाइसोसोम, इसका काम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनती है और फिर ट्रांसपोर्ट होती है छोटे छोटे बैग्स के जरिए जिन्हें हम कहते हैं वेसिकल्स। जब प्रोटीन बन गई, फॉर एग्जांपल ये चेन बन गई, तो फिर इसे कवर किया जाता है एक बैग के अंदर। ये बैग कहलाता है वेसिकल। इन वेसिकल्स के थ्रू जो है ये ट्रांसपोर्ट होती हैं प्रोटीन्स। द लास्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड जो है ये बेसिकली एक अदद लिपिड होता है। जिस तरह आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो है ये स्टेरॉइड की एग्जाम्पल है, ठीक है। विटामिन डी जो है ये भी स्टेरॉइड की एग्जाम्पल है।
तो ये जो स्टेरॉइड सिंथेसिस होता है, लिपिड का बनना या स्टेरॉइड्स का बनना, ये जिम्मेदारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अदर देन दैट जो 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है वो याद रखनी है कि एक तो ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है जिसमें विटामिन डी भी है। जब सनलाइट पड़ती है तो आपकी स्किन के सेल के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो इस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करना शुरू करता है विटामिन डी के अंदर। तो दूसरा काम क्या है, कैल्शियम स्टोरेज। हमारे मसल्स के अंदर आपने सेकंड ईयर ऑब्वियसली पढ़ ली है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको चाहिए होता है कैल्शियम। तो वो कैल्शियम जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर हुआ होता है और ये बाहर आता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और फिर ये वापस चला जाता है। तो स्टोरेज और रिलीज जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। थर्ड फंक्शन जो है इसका होता है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हार्मफुल केमिकल्स को नॉन हार्मफुल के अंदर कन्वर्ट करना। ये भी जिम्मेदारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नाउ इन यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस। ये पहले भी पूछा जा चुका है। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भाई न्यूक्लिक एसिड जो है वो यूकैरियोटिक सेल में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो एक तो इन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, क्योंकि सबको ये बात पता होती है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए मौजूद होता है, क्रोमोसोम्स मौजूद है, क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बने होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा इसके अलावा, इन्होंने डीएनए का नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है न्यूक्लिक एसिड। जब भी न्यूक्लिक एसिड की बात होती है तो 2 चीज़ें आपके माइंड में आती हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज़ कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूक्लियस के अलावा 2 ऐसे स्ट्रक्चर हैं कि जहाँ पर डीएनए पाया जाता है। एक क्लोरोप्लास्ट है और एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। अच्छा, अब अगर आपको पता है कि डीएनए का फंक्शन क्या होता है, तो डीएनए कोई शोपीस की चीज़ तो है नहीं। डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उससे बननी होती है क्या, उससे बननी होती है प्रोटीन। लेकिन ये काम डायरेक्टली नहीं होता। आप जानते हैं कि एक स्टेप होता है बीच में जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर होता यह है कि डीएनए की इन्फॉर्मेशन कॉपी होती है, इस कॉपीड इन्फॉर्मेशन को हम आरएनए कहते हैं। तो याद रख लें, जहाँ जहाँ डीएनए होगा वो डीएनए शोपीस के तौर पर नहीं बैठा रहेगा, बल्कि वहाँ पर आरएनए भी पाया जाएगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर डीएनए है, तो खाली डीएनए नहीं होगा वहाँ पे, बल्कि उस डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। तो वो ऑप्शन के जिसके अंदर डीएनए और आरएनए नहीं है वो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। तो बी आपका ऑप्शन नहीं है। इसमें डीएनए और आरएनए दिया हुआ है, यहाँ पर भी डीएनए और आरएनए, यहाँ पर भी डीएनए और आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे डीएनए आरएनए दोनों दिए हुए हैं, यहाँ पे डीएनए आरएनए दिए, यहाँ पे खाली डीएनए दिया हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो आता है ना, वो आता है राइबोसोम से। अगर आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर नहीं पता तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। राइबोसोम जो है इनका काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन जब आप इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये खुद बने होते हैं 50 डिफरेंट तरह की प्रोटीन से, प्लस इनके पास एक तरह का आरएनए होता है जिसे हम कहते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो इसके अंदर खाली आरएनए पाया जाता है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। तो ये जो डीएनए वाला ऑप्शन है राइबोसोम के अंदर, ये इनकरेक्ट हो गया। आरएनए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों चीज़ें हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर दोनों चीज़ें हैं, न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीज़ें, डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, क्योंकि जाहिर है जहाँ जहाँ डीएनए होता है वहाँ आरएनए बनता है, और राइबोसोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा आरएनए, ठीक है। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ व्हेन अ पोटेशियम आयन passes from the soil into the vacuole of a root cell, it encounters some cellular barriers. Now, which of the following is the most direct path that potassium would take through these barriers? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये लग बहुत डिफिकल्ट रहा है, लेकिन ये है बहुत आसान। आपको पता है कि हमारे पास जो रूट्स होते हैं, ये अगर मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है और ये रूट का क्रॉस सेक्शन है, तो आपको पता है सबसे आउटर सेल्स जो हैं ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं, और कुछ एपिडर्मल सेल एक्सटेंड हुए हुए होते हैं। इन एक्सटेंशंस को हम कहते हैं रूट हेयर्स, और इन रूट हेयर्स का काम होता है वाटर की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये रूट हेयर्स हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो आयंस पड़े हुए हैं, तो वो सिर्फ पोटेशियम आयंस की बात कर रहे हैं। इट डजेंट मैटर किस आयन की बात कर रहे हैं, वो मिनरल्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है बस उसकी बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई ये यहाँ से मूव करके जाएगा कहाँ पे, सेल के वैक्यूल के अंदर, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ एक सेल, तो सपोज कर लें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, ये हमारे पास बड़ा सा वैक्यूल है प्लांट का। इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बाहर जो है हमारे पास सेल वॉल होती है। आपको पता है अंदर की तरफ जो लेयर होती है, ये जो मैं ग्रीन कलर की लेयर बना रहा हूँ, अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और बाहर की तरफ जो मौजूद होती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। तो किसी और कलर से बनाते हैं,
ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। अब वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई एक पोटेशियम का आयन है, वो जाना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है और वो जाना चाह रहा है यहाँ पे। अब मुझे बता दें कि भाई उसका रास्ता क्या होगा, उसका पाथवे क्या होगा। तो अगर आपको लाइन से बताए ना कि कौन कौन सी चीज़ें पहले आती हैं फिर उसके बाद क्या आता है, तब आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब देखिए, जब ये पोटेशियम यहाँ से घुसेगा तो सबसे पहले ये किस चीज़ को क्रॉस करेगा, सबसे पहले ये इस लेयर को क्रॉस करेगा जिसे कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल, ये जो इस कलर की है, ब्राउन कलर की। उसके बाद ये क्रॉस करेगा इस वाली लेयर को जिसे आप कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल के बाद वो क्रॉस करेगा इस रेड कलर की लेयर को जो कि आपकी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद ये आयन जो है ये वैक्यूल के अंदर जाने के लिए एक और मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और वो मेम्ब्रेन जो है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट के बाद ये फाइनली एंटर हो जाएगा किसके अंदर, वैक्यूल के अंदर। तो ये सिंपल सा पाथवे है। अब अगर आप ऑप्शंस देखें तो पहले इन्होंने दिया हुआ है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, बाहर से अगर आ रहे हैं, आप प्राइमरी को काउंट नहीं करना चाह रहे तो चलो ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद दिया हुआ है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड बेसिकली आपका होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाटर की मूवमेंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइमरी सेल वॉल दी हुई है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल दी हुई है, लेकिन उसके बाद देखें बीच में एक चीज़ खा गए, वो चीज़ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किए बगैर वैक्यूल की मेम्ब्रेन को तो क्रॉस नहीं कर सकता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें प्राइमरी सेल वॉल बिल्कुल सही है, प्राइमरी सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में सेकेंडरी सेल वॉल खा गए ये। प्राइमरी सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद टोनोप्लास्ट। तो इट मेक्स सेंस कि प्राइमरी सेल वॉल है, सपोज कर ले एक ऐसा सेल है कि जिसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है ही नहीं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो यंग सेल्स होते हैं, उनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती ही नहीं है, लेकिन हर सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन लाजमी होती है। दैट इज वाई ये जो बी वाला ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल को क्रॉस किया फिर अंदर सेकेंडरी सेल वॉल आई, उसके बाद लाजिम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, क्योंकि हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन हर सेल के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। बहुत सारे यंग सेल ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, अभी सेकेंडरी वॉल नहीं बनी। तो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन कि प्राइमरी सेल वॉल को क्रॉस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट के बाद वैक्यूल में दाखिल हो जाएगा। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। इसको अगर आप देखें तो सेल वॉल है, बिल्कुल सही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सही है, उसके बाद ग्रेनम। मैंने बताया जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही इस तरह के सर्कुलर से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड का एक ग्रुप जो बन जाता है ये ग्रेनम कहलाता है। इनका ताल्लुक फोटोसिंथेसिस होता है, इनका ताल्लुक पोटेशियम की मूवमेंट से नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट है। ना व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज, बहुत आसान सी बात है। पहला फंक्शन अगर आप देखें एरोबिक रेस्पिरेशन, अभी हमने डिस्कस किया माइटोकॉन्ड्रिया का, इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम का फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन वेसिकल्स का फंक्शन है, ठीक है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कह सकते हैं फंक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइसोसोम एक अदद ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन तोड़ने वाला एंजाइम है, ठीक है, ये छुरी की तरह का मैं बना रहा हूँ, ये कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाला एंजाइम है। तो अब ये जो एंजाइम है ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और आपको पता है प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये प्रोटीन बनती हैं तो बनने के बाद जाती हैं गोल्जी के पास। गोल्जी क्या करता है, इन्हें मॉडिफाई करता है, इनका शेप बनाता है, इनके अंदर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है, और जब ये इस हालत में आ जाती हैं तो इनके अराउंड मेम्ब्रेन चढ़ाता है। ये जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है ये बेसिकली गोल्जी बॉडी चढ़ा के और फिर छोड़ देता है सेल के अंदर। अब ये स्ट्रक्चर कहलाता है लाइसोसोम। तो गोल्जी बॉडी ऐसी भी चीज़ें बनाता है जो सेल के बाहर जाती हैं, और ऐसी भी चीज़ें बनाता है जो सेल के अंदर रहती हैं। तो सेल के अंदर रहने वाला जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो लाइसोसोम कहलाता है, और ये प्रोडक्ट है किसका, गोल्जी बॉडी का। गोल्जी बॉडी यूजुअली तो दूसरों के काम में मॉडिफिकेशन करता है, छेड़छाड़ करता है, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करता है, लेकिन गोल्जी बॉडी दो चीज़ें खुद बनाता भी है जो आपने याद रखनी है। एक चीज़ है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, जो सेलुलोज वगैरह हैं या पेक्टिन के कंपाउंड्स हैं, ये गोल्जी बॉडी बनाता है। और दूसरा, प्लांट की सेल की जब डिवीजन होती है तो एक अदद मटेरियल आता है बीच में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सेल प्लेट मटेरियल। ये चैप्टर नंबर 7 माइटोसिस में आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। तो सेल प्लेट मटेरियल जो है ये भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट है। नाउ फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनल आर न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट, फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनल आर न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट।
अच्छा ये फ्रॉम नहीं होगा, ये इन होगा। इन विच, कौन से ऑर्गेनल के अंदर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स मौजूद होते हैं। तो भाई देखें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई काम नहीं है न्यूक्लिक एसिड का, ना इसमें डीएनए होता है ना इसमें आरएनए होता है। गोल्जी एपरेटिस का भी कोई काम नहीं है। सीक्रेटरी वेसिकल, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है। राइबोसोम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बना होता है प्रोटीन से, और इसके अंदर एक अदर न्यूक्लिक एसिड होता है जिसे आप कहते हैं आरएनए, और ये आरएनए कहलाता है, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड। नाउ अ सैंपल ऑफ लिविंग सेल्स फ्रॉम द पेनक्रियाज इज सप्लाइड विद अमाइनो एसिड, ठीक है, कंटेनिंग दी हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इन्होंने अमाइनो एसिड डाले पेनक्रियाज के सेल के अंदर जिसमें नाइट्रोजन, देखिए अमाइनो एसिड में जो नाइट्रोजन होता है, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, कार्बन एक तरफ, अमाइनो ग्रुप एक तरफ, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड एक तरफ, हाइड्रोजन, और एक तरफ रेडिकल साइड चेन। तो ये जो नाइट्रोजन होता है ये नॉर्मली N14 होता है, इन्होंने इसकी जगह लगा दिया इसमें N15 जो कि रेडियो एक्टिव है, ताकि इन्हें पता लगे कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, क्योंकि इसमें से रेडिएशन निकलेंगे, उसको ये मशीन के जरिए कैच करेंगे। अब ये पूछ क्या रहे हैं, विच स्ट्रक्चर इन द सेल फ्रॉम द पेनक्रियाज वुड शो द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N15। अच्छा देखिए भाई, अमाइनो एसिड जो है इनसे बननी है आगे जाकर प्रोटीन, ठीक है। तो आपको ये वाला जो नाइट्रोजन है ये आपको सबसे ज़्यादा वहाँ नजर आएगा कि जहाँ पर प्रोटीन्स का कोई ना कोई काम होता है। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो लगा देंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गलत बात नहीं है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो हो सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन देखा था कि सबसे पहले अगर आप किसी सेल को अमाइनो एसिड देते हैं तो वो जाते हैं राइबोसोम के पास जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं। बट अगर आप देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एक और जो एडिशनल दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक एक ऑर्गेनल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इन्होंने पेयरिंग की हुई है, तो वो दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोई काम प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, सो दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर आप सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल जो है ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, और उसके अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है, तो इसके में भी कह सकते हैं हम कि यहाँ पर भी, लेकिन ये बहुत लेटर स्टेजेस के अंदर होगा। सेंट्रियोल अगर बनाया है तो वहाँ पर आपको नॉर्मल नाइट्रोजन नजर आएगा, वहाँ पर ये आइसोटोप वाले अमाइनो एसिड अभी आपको नजर नहीं आएंगे, तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन पहले से बनी हुई है, अभी आपने जो अमाइनो एसिड दिए हैं वो लाइसोसोम के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे, ना ही न्यूक्लियस के अंदर नजर आएंगे। अभी जो आपने अमाइनो एसिड दिए जिसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप है नाइट्रोजन का, ये वहां नजर आएंगे जहां पर अभी इस अमाइनो एसिड का कोई ना कोई काम हो रहा हो। वो काम क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस है। प्रोटीन सिंथेसिस की जिम्मेदारी राइबोसोम्स की होती है। यहाँ तक की तो बात स्टूडेंट को समझ आती है कि राइबोसोम राइट आंसर होना चाहिए, बट वाई गोल्जी? तो मैं बार बार बता चुका हूँ कि राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाते हैं वो सीधी होती है, एक सीधी सी चेन होती है। इसके बाद इसे बैग में बंद करके भेजा जाता है गोल्जी के पास, जो कि इसका प्रॉपर शेप बनाता है, इसे मॉडिफाई करता है। तो अगर रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है, रेडियो एक्टिव अमाइनो एसिड जो है वो राइबोसोम में प्रोटीन की फॉर्म में बनेंगे, तो फिर वो फौरन जाएंगे गोल्जी के पास। तो इन दोनों जगहों के ऊपर आपको हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन नजर आएगी रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन की। Now the diagram shows the organelle that can be seen with electron microscope in a yeast cell. अच्छा ये स्ट्रक्चर है। अब इन्होंने सवाल क्या पूछा है कि भाई हाउ डू एनिमल एंड प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द यीस्ट सेल। अच्छा यहाँ पर इन्होंने एनिमल और प्लांट के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन्होंने यीस्ट से कंपेयर करके पूछा हुआ है, ठीक है। तो भाई देखें, सबसे पहली बात, ये इन्होंने एनिमल और प्लांट का डिफरेंस नहीं पूछा, इन्होंने एनिमल और प्लांट के पॉइंट्स देकर उन्हें यीस्ट से कंपेयर करने को कहा है, ठीक है। तो तीसरी तरफ हम यीस्ट का कॉलम भी बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं यीस्ट। पहला पॉइंट अगर आप देखें तो एनिमल सेल के पास ये कह रहे हैं दे डू नॉट हैव फ्री राइबोसोम्स, यानी एनिमल के सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, बल्कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। और यीस्ट से अगर आप कंपेयर करें तो ये कह रहे हैं कि यीस्ट के पास फ्री राइबोसोम्स होते हैं। तो देखिए ये गलत बात है, एनिमल सेल के पास भी कुछ फ्री राइबोसोम्स मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और यीस्ट के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि यीस्ट यूनिसेलुलर तो है लेकिन ये यूकैरियोट है। तो ये एनिमल के अंदर और यीस्ट के अंदर यानी फंगस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, दोनों के राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, एनिमल और यीस्ट का ये फर्क नहीं है। प्लांट और यीस्ट का क्या फर्क है भाई, प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और यीस्ट के पास नहीं होता, ये सही है, लेकिन आधा ऑप्शन सही है आधा ऑप्शन गलत है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड अगर हम बात करें तो एनिमल सेल्स हैव गोल्जी बॉडीज, ये कोई डिफरेंस नहीं है, एनिमल सेल के पास भी गोल्जी बॉडी होती है और यीस्ट के पास भी गोल्जी बॉडी होती है, तो अगेन ये गलत हो गया।
प्लांट सेल्स डू नॉट हैव फ्री राइबोसोम, ये भी इनकरेक्ट है। प्लांट के पास भी कुछ फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर भी होते हैं और बाकी प्लांट के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। तीसरा अगर आप देखें तो एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है, बिल्कुल सही है, ये डिफरेंस है क्योंकि यीस्ट फंगस है, फंगस के पास सेंट्रियोल नहीं होता, दे लैक सेंट्रियोल। तो ये बिल्कुल डिफरेंस है एनिमल और यीस्ट के दरमियान। प्लांट और यीस्ट के दरमियान क्या है भाई, प्लांट सेल डू नॉट स्टोर ग्लाइकोजन, बिल्कुल सही है। फंगस जो है वो फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, प्लांट्स जो फूड स्टोर करते हैं वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये और ये एनिमल के दरमियान, एनिमल और यीस्ट के दरमियान डिफरेंस है, और ये प्लांट और यीस्ट के दरमियान डिफरेंस है, दिस इज करेक्ट। एनिमल सेल स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन, वो तो यीस्ट के सेल भी करते हैं ग्लाइकोजन में, तो ये डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलैरिटी है, ठीक है। एंड प्लांट सेल के पास गोल्जी बॉडीज होती है, तो यीस्ट के पास भी गोल्जी बॉडी होती है, तो ये भी सिमिलैरिटी है, ये डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है, यीस्ट के पास नहीं होता। प्लांट सेल स्टोर करते हैं फूड स्टार्च की फॉर्म में, जबकि यीस्ट जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास किसी दूसरे क्वेश्चन का है। ओके, इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लिक एसिड्स आर फाउंड इन ऑर्गेनल्स। अच्छा, ये फिर वही सवाल बार बार पूछा हुआ है, तो बहुत आसान है, हम पहले देख कर आए थे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए आरएनए दोनों होता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, अब और इसमें भी नहीं दिया हुआ, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो अब ए और सी में से कोई आंसर है, ठीक है। अब आ जाए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए और आरएनए दोनों होता है, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है जिसमें डीएनए दिया, ये इनकरेक्ट हो गया, तो बच गया एक ही, यही आंसर होगा। देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए आरएनए दोनों है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए आरएनए दोनों है, राइबोसोम के पास सिर्फ आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ भी नहीं होता। चलो भाई, द टेबल गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ 4। अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, आई थिंक ये नहीं, अच्छा इन्होंने थोड़ा सा आगे पीछे किया है मेरा ख्याल में। हाँ, तो द टेबल गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ 4 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ सेल व्हिच स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड टू इट्स फंक्शन। देखिए, पैकिंग ऑफ प्रोटीन मैंने बताया था गोल्जी की जिम्मेदारी है, ठीक है, और गोल्जी की जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, कर्व्ड सैक जो है ये गोल्जी की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो ए भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि लिपिड सिंथेसिस जिम्मेदारी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। तो ए और डी गलत हो गए। अब बचे बी और सी। बी जो है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिम्मेदारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही दी हुई है, 2 मेम्ब्रेन्स हैं जिसमें अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड होती है, तो बी जो है ये करेक्ट आंसर है। प्रोटीन सिंथेसिस जिम्मेदारी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्क्रिप्शन यही है। ये जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है ये लाइसोसोम की है। अच्छा, इसको छोड़ दें। द डायग्राम शोज द कंपोनेंट दैट कैन बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन अ माइटोकॉन्ड्रियन। अच्छा, ये अगेन माइटोकॉन्ड्रिया की क्लियर डायग्राम दी हुई है, और उन्होंने पूछा आपसे कि ये जो पार्ट्स हैं इनको लेबल कर दें कि ये कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए टू ई। सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये आपने लेबल करने हैं। अगर आपको दो तीन पार्ट्स ही पता है ना, तो आप आसानी से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए भाई, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो सबसे बाहर जो सबसे बाहर जिसे पॉइंट किया गया है वो ये है ए। सो ए जो है इट मस्ट बी दी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखते हैं ए आउटर मेम्ब्रेन कहाँ दिया, सब में दिया है, बड़े बड़े चालाक हैं, ठीक है, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं अभी। उसके बाद देखिए अंदर वाली मेम्ब्रेन, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन इसको नहीं कहा, इसको नहीं कहा, इसको भी नहीं कहा, इसको कहा है। ये जो बी है हमारे पास, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन कहा है, तो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें देखते हैं किसको दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी सबको दिया हुआ है, ठीक है, बहुत चालाक है ये। तो यहाँ तक हमारे पास सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब अगर आप गौर करें तो हम ई को देखते हैं। ई जो है वो ना तो आउटर मेम्ब्रेन को पॉइंट कर रहा है ना इनर मेम्ब्रेन को पॉइंट कर रहा है। ये जो ई है ये पॉइंट कर रहा है इनकी दरमियान वाली जगह को, तो दरमियान वाली जगह कहलाती है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। अब देखिए ई के अंदर 3 जगहों के ऊपर इंटर मेम्ब्रेनस दिया हुआ है, बी पे नहीं दिया हुआ, तो ये इनकरेक्ट आंसर है। तो बी हमने रूल आउट कर दिया। अब हमारे पास 3 बच गए, ठीक है। अब आ जाए डी के ऊपर। डी जो है ये इनर मेम्ब्रेन से भी अंदर, ये जो जगह है यहाँ पे, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। आपको पता है ये कहलाता है मैट्रिक्स। यहाँ पे फ्लूइड होता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स होते हैं, तो डी जो है वो मैट्रिक्स है, सब में दिया हुआ है डी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अच्छा, बी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, बाकी तीनों हमारे ऑप्शंस। अच्छा, इसमें भी नहीं दिया हुआ, इसमें भी नहीं दिया हुआ, तो डी को हमने रूल आउट कर दिया, ठीक है। अब बच गया हमारे पास या तो आंसर ए है या आंसर सी है। तो हमने देखना है कि आखिरी जो चीज़ है ये है फोल्ड। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली फोल्डेड होती है। तो ये जो फोल्ड्स आपको नजर आ रहे हैं इनके लिए एक प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होता है, और वो वर्ड है क्रिस्टा। क्रिस्टा या क्रिस्टे कहते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे थे। ए के अंदर क्रिस्टे दिया हुआ है, तो ये करेक्ट है।
सी के अंदर सिस्टर्नी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अगेन वही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अब की बार दोबारा इन्होंने आगे पीछे किया हुआ होगा। द टेबल गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ 4 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन अ सेल विच स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच। पैकिंग ऑफ प्रोटीन किसका काम होता है भाई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया और ये भी इनकरेक्ट हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन जिम्मेदारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये वाली डिस्क्रिप्शन माइटोकॉन्ड्रिया की है, ठीक है, तो ये दोनों इनकरेक्ट हो गए। प्रोटीन सिंथेसिस जिम्मेदारी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो गया। ये वाली जो डिस्क्रिप्शन है ये दी हुई है लाइसोसोम की। लिपिड सिंथेसिस जो जिम्मेदारी होती है वो होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये टॉपिक जो है टॉपिक 1 है जो कि सेलुलर ऑर्गेनल से रिलेटेड था, ये यहाँ पर खत्म होता है।